हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन बुक का रेलवे ग्रुप टी का जीके जीएस। ठीक है दोस्तों, देखिए इस बुक में टोटल 40 सेट दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। कहीं कहीं 50 हैं तो कहीं 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इस बुक को यदि आप पूरा लगा लेंगे तो लगभग आपके 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बुक आपके रेलवे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, स्पार्क का ये बुक है जिसमें 40 सेट दिए हैं और आज हम इसका जीके जीएस कवर करेंगे, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार की जांच की और सुझाव दिए? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नरसिम्हन समिति ने। याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए हैं। अब जरा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल सुन लीजिए, यहाँ पर एग्जाम में आपके लिए काम आएगा ये। भारत सरकार ने बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को विद्यमान संरचना तथा उसके अवयवों के आलोचनात्मक विवेचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का अगस्त 1991 यानी कि 1991 में गठन किया था। ठीक है दोस्तों, और 23 अप्रैल 1998 को इस समिति ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य हैं? तो दोस्तों, ये उद्देश्य हैं आपके आर्थिक कार्यक्रम के, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य हैं? ये उद्देश्य हैं आर्थिक कार्यक्रम के। देखिए, खाड़ी युद्ध और भुगतान की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। ठीक है ना। नई आर्थिक नीति की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सी हैं? निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक है? तो देखिए, इसका सही आंसर है प्रतीक मुद्रा। ठीक है दोस्तों, प्रतीक मुद्रा के लिए अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीमत अनमयता किसका लक्षण है? तो दोस्तों, ये लक्षण है आपका अल्पाधिकार का। किसका? कीमत अनमयता किसका लक्षण है? अल्प अधिकार का। होता क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, अल्पाधिकार किसी वस्तु के बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें विक्रेताओं की संख्या यद्यपि बहुत कम होती है परंतु 2 से अधिक होती है। उस बाजार की वस्तु एक सी अवस्था या वस्तु विभेद दोनों तरह की हो सकती है। फांसीवाद किसमें विश्वास रखता था? देखिए, इतिहास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखता था दोस्तों शक्ति में। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। फांसीवाद किसमें विश्वास रखता था? शक्ति में। देखिए, फांसीवाद एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है जिसका प्रचार यूरोप में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? यूरोप में 20वीं शताब्दी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये होता है इटली में। कहाँ पर हुआ था? इटली में। इसका जन्मदाता किसे कहते हैं? मुसोलिनी को जन्मदाता माना जाता है फांसीवाद का। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए, साइंस का क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि साइंस एग्जाम में अच्छी तरह से पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ओजोन। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है दोस्तों ओजोन। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधि से निकलने वाले हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विषैली रसायनों से युक्त बादलों का निर्माण करता है, जिसमें ओजोन भी शामिल होता है। यही क्रम सूर्य के प्रकाश में भी घटित होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। फिर है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। सी है ऑप्शन में, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन लिया गया है संविधान से। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान किस में है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 22 अध्याय में। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? 22 अध्यायों में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है 1774। ठीक है दोस्तों, देखिए 1774। अब यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जारी करने की डेट अलग है और गठन की डेट अलग है। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हेतु लेटर्स ऑफ पेटेंट 26 मार्च 1774 को जारी किया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इतिहास से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहां से आते हैं, यानी कि जगह का नाम आपको बताना है कहां से आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सांची। ठीक है, सबसे प्रारंभिक वर्तमान स्तूप सांची से आते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, सांची सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है। ठीक है, जो अभी भी अस्तित्व में है। सांची स्थल के पास अनेक बौद्ध स्मारक निर्मित हैं दोस्तों। ठीक है, इनमें से अधिकांश दूसरी और पहली सदी ईसा पूर्व की हैं। नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना, यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर है 1907। ठीक है ना, 1907 में नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। हड़प्पा के भग्नावशेषों का पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, वो खोज नहीं कह रहा किसने खोज की, वो कह रहा है किसका ध्यान गया। तो इनका नाम है दोस्तों चार्ल्स मेसन। ठीक है, ऑप्शन ए, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? चार्ल्स मेसन का। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मैकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों मलेशिया। ठीक है ना, ये मैकांग नदी ये मलेशिया में नहीं बहती है। तो याद रखिएगा 3 देश ऐसे हैं जहां बहती है। कौन कौन है? चीन, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, एशिया महादेश की विशाल नदी है मैकांग, मध्य तिब्बत से निकलकर, कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में प्रभावित होती है ये। ठीक है, और दक्षिणी सागर में मिल जाती है। कहां पर? दक्षिणी सागर में मिल जाती है। प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट नाम है ये, इनका नाम है ऑस्टिन। पूरा नाम है इनका जॉन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये इंग्लैंड के एक विधिवेद थे। ठीक है, ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? तो देखिए इसका राइट आंसर है, यह उच्च तुंगता पर है। ठीक है ना, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीमांत सड़कें किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा देश की सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सीमांत सड़कें केवल देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। हाल ही में चालू किया गया न्हावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है ना, कहाँ पर है न्यावा सेवा बंदरगाह, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, मुंबई। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ कट रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, आप ठीक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप बार बार करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं सीएनजी के प्लांट, सीएनजी का ट्रैक्टर। ठीक है ना, ठीक है, इस तरह के और सीएनजी के पेट्रोल पंप की तरह सीएनजी को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है आपको बताना है। तो देखिए सीएनजी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं क्लोरीन नेचुरल गैस, कमर्शियल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपसे एक तरह से सीएनजी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिलोसोफिक जूलॉजिक्यू। ठीक है, ये बुक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है। तो देखिए इसके लेखक हैं आपके लेमार्क। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, फिलोसोफिक जूलॉजिक्यू, ये इस पुस्तक के लेखक है लेमार्क। ठीक है, 1809 में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क द्वारा इसको लिखा गया था। पूरा नाम क्या है इनका, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इस पुस्तक में लेमार्क ने स्वयं द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत का वर्णन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कोकेन। ठीक है दोस्तों, कोकेन ये एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है। अगला क्वेश्चन है, पोषवाहा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है बास्ट, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम से पुकारते हैं इसे, बास्ट। ठीक है, यह एक जीवित संवाहन ऊतक है। ठीक है ना, इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से लिया गया है। सामान्य ब्रेड यानी कि रोटी की बात कर रहा है, गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों ट्रिटिकम स्टाइवम ये होता है सट गुणित। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, सट गुणित। ठीक है, सामान्य गेहूं जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम स्टाइवम, रोटी का गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक एलोहेक्साप्लॉइड, ठीक है, में 2 जोड़ के प्रत्येक में होता है। यह मानव पोषण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है, तो इसका नाम है जीवाश्म विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली डाक टिकट कहाँ यहां से जारी की गई, यानी कि आपको जगह का नाम बताना है, पहली डाक टिकट कहां से जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका कराची। ठीक है, पहली डाक टिकट यह कराची से जारी की गई थी। देखिए इसे सिंध डाक नामक डाक टिकट द्वारा जारी किया गया था। क्या नाम था इसका, सिंध डाक नामक डाक टिकट द्वारा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मुंबई कराची मार्ग पर इसे प्रयोग के लिए यानी कि प्रैक्टिकली तौर पर इसको लॉन्च किया गया था। कहां से, मुंबई कराची मार्ग पर। देखिए साइंस में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। तो दोस्तों ये कितनी होती है, आप सेट लगाते हैं, साइंस के बहुत दिनों से लगाते आ रहे हैं, आप लगा सकते हैं इसका आंसर। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो दोस्तों ये होती है आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है, आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोणीय संवेग ये बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग के। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है कोणीय संवेग। अति चालकता का अर्थ है, यहां से आपसे पूछ रहा है कि अति चालकता का अर्थ क्या है।
तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। ठीक है ना, अति चालकता का अर्थ क्या है? धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। अब इसका अर्थ क्या है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब एक निश्चित सीमा तापक्रम में विद्युत धारा बहाई जाती है तो कुछ धाराओं का यह प्रतिरोध शून्य तक चला जाता है और धारा बहाव के समय विद्युत धारा का ह्रास नहीं होता। चूंकि यह प्रक्रिया काफी कम तापक्रम सीमा पर संभव है, इसलिए इसे अति चालकता कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ ऑप्शन कट रहा है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? तो इसका राइट आंसर है हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है दोस्तों, हाफ ड्यूप्लेक्स ये ऐसी संचार विधि है जो दो तरफा यानी कि टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में होती है। देखिए ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। विंडोज 98 मूल रूप से है, तो आपको बताना है विंडोज 98 मूल रूप से क्या है। तो ये है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा 2 से 3। तो यहाँ पर विंडोज 98 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एस्प्रिन। ठीक है, औषधि होना चाहिए यहाँ पर। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? एस्प्रिन को। देखिए औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण एस्प्रिन होता है। ठीक है ना, कंपाउंड एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक है ये। दो भिन्न दवाओं को एक साथ मिलाकर एक टैबलेट के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के दवाओं के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि किस प्रकार का दवा है। तो ये पीड़ानाशक है। कौन कौन से होते हैं? पैरासीटामोल, एस्प्रिन, कोडीन। ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा, ये तीनों ही क्या है? पीड़ानाशक होते हैं। साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचारण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि चालन। ठीक है, साइकस पत्रकों में पाए जाने वाला संचारण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? चालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पशील तेलों में यह संविष्ट है। ठीक है ना, वाष्पशील तेलों में यह संविष्ट है टर्पीनोइड, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वाष्पशील सुगंध तेलों में क्या होता है? टर्पीनोइड। ठीक है दोस्तों, देखिए वाष्पशील तेल एक संघनित हाइड्रोफोबिक द्रव होता है। ठीक है, जिसमें पौधों से प्राप्त वाष्पशील एरोमा कंपाउंड भी होते हैं और इसकी संरचना जटिल होती है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है दोस्तों 0.5 से 1.5। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। CEPI किसके लिए प्रयुक्त होता है? CEPI तो दोस्तों ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स। भारत में हिम चीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती? तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भारत में हिम चीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती? पश्चिमी घाट में। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि भाई कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये हिम चीता आबादी पाई जाती है। साथ ही साथ याद रखिएगा हिम चीता नेपाल, भूटान और चीन के कुछ भागों में भी पाया जाता है। बबूल वृक्ष को यह भी कहा जाता है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बबूल वृक्ष को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है? ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। ठीक है, ल्यूकेना ल्यूकोसेफला के नाम से भी जाना जाता है बबूल के वृक्ष को। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो सही आंसर इसका लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। देखिए लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था।
इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष भी किया था, ठीक है। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन की इन्होंने शुरुआत भी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 25 दिसंबर, इसमें से कौन है जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा 25 दिसंबर, ये आपका राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। देखिए, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, राष्ट्रीय अवकाश है। 26 जनवरी को गणतंत्र, ठीक है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म, तो ये सभी राष्ट्रीय अवकाश हैं। लेकिन 25 दिसंबर ये अवकाश नहीं है। सूर्य की किरणें भारत में कहां से विदा होती हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने। तो देखिए सही आंसर इसका गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से सुनिएगा, चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्व स्थल है, अतः यहाँ सर्वप्रथम सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी स्थल है, अतः सूर्य की किरणें भारत में यहीं से विदा होती हैं। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों ही मिलकर यूरिया को उत्पादित करने के लिए अभिक्रिया को करते हैं। देखिए, उद्योग में उपयोग के लिए यूरिया का उत्पादन संश्लेषित अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है, ठीक है ना। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे कहते हैं सैरोगेट मदर, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सैरोगेट मदर। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपना गर्भाशय किराए पर देती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? सैरोगेट मदर। भारतीय केंद्रीय शुल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वाणिज्य और वस्त्र, ठीक है दोस्तों, वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अब देखिए दोस्तों, आपको पता है इसका आंसर, मुझे पता है इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, देखिए इसको याद रखिएगा, 1998 और गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययन के लिए, ये बात जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। सबको पता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अमर्त्य सेन, ठीक है, भारत से, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा 1998 में गरीबी और अकाल पर इन्होंने अध्ययन किया था। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है फर्मी, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए इनका पूरा नाम क्या था? एनरिको फर्मी, ठीक है। एनरिको फर्मी एक इटालियन, यानी कि इटली के इटालियन भौतिकविद थे, ठीक है दोस्तों। इन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये शिकागो पाइल 1 क्वांटम सिद्धांत का विकास, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स तथा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि कपास, ठीक है ना। 47 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि कपास, ये एक व्यापारिक फसल है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो देखिए इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है काबुलीवाला, ठीक है, ऑप्शन डी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है काबुलीवाला। ये एक लघु कहानी है दोस्तों, यह काबुल के एक अप्रवासी व्यापारी की कथा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दिए गए हैं और कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए आप वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। PIL पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन, ये सही नहीं है। अब याद रखिएगा कि PIL का सही फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है इसका सही? तो देखिए इसका फुल फॉर्म सही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और बाकी के देखिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे याद रखिएगा। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हैं।
देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। देखिए कह रहा है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्तों भांगड़ा ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये है पंजाब का। कहाँ का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, पंजाब का। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।